हेयर ट्रांसप्लांट तो बहुत सारी क्लिनिक्स करती हैं, लेकिन आज हम ये समझेंगे कि रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स में ऐसा क्या यूनिक है, ऐसा हम क्या कर रहे हैं जो बाकी जगह अवेलेबल नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूँ एंड आई एम फ्रॉम रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स। रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स इज़ अ लीडिंग हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर इन साउथ दिल्ली और आज हम समझेंगे कि हम क्या करते हैं और कैसे करते हैं एंड हाउ आर वी यूनिक। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज़ दैट वी आर अ डॉक्टर लेड क्लिनिक। ऐसी बहुत सारी क्लिनिक्स हैं जहाँ पे टेक्नीशियंस या नॉन डर्मेटोलॉजिस्ट्स सर्जरीज करते हैं। एट रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स वी हैव डॉक्टर्स, स्पेसिफिकली डर्मेटोलॉजिस्ट्स, अंडर हु सुपरविजन द सर्जरी इज परफॉर्म्ड। डर्मेटोलॉजिस्ट एक ऐसी फील्ड है जिसमें स्किन और हेयर को डिटेल में स्टडी किया जाता है। सो इट गिव्स देम एन इनहेरेंट एडवांटेज कि कब हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो 3 to 4 years तक स्टडी करते हैं स्किन और हेयर को। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी एरिया में स्कारिंग है जहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, अ डर्मेटोलॉजिस्ट कैन पिक दैट बेटर। अगर किसी का हेयर लॉस अनस्टेबल है, इन दैट केस हमें पहले मेडिसिन देके हेयर लॉस को स्टेबलाइज करना चाहिए और फिर ट्रांसप्लांट करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हो सकते हैं जहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट ना हो एंड दे मे मिस दिस पॉइंट। इससे क्या होगा कि अगर आपने अनस्टेबल फेज में ट्रांसप्लांट किया है तो जहाँ से ग्राफ्ट लिए वो तो चले जाएंगे ही, और जहाँ पर हम लगाएंगे उन बालों का भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। सो इवन विद अ वेरी गुड टेक्निक द रिजल्ट मे नॉट लास्ट एज मच। वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ अ हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हर स्टेप में हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें ताकि जो फाइनल रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स में हम हेयर लाइन को कैसे डिज़ाइन करते हैं। हेयर लाइन डिज़ाइन करने के काफ़ी मेथड्स होते हैं। काफ़ी सारी क्लिनिक्स एक लेज़र डिवाइस को यूज़ करती हैं। काफ़ी क्लिनिक्स में एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बना हुआ होता है जिसको वो ड्रॉ कर देते हैं। बट इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड दैट हर किसी का फेशियल स्ट्रक्चर अलग होता है। किसी को राउंडेड हेयर लाइन अच्छी लगती है, किसी को पॉइंटी हेयर लाइन अच्छी लगती है, एंड दिस हैज़ टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। नंबर 2, जब भी कोई हम मशीन या लेज़र यूज़ करते हैं वो दोनों साइड बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज हर किसी का जो हेड है वो परफेक्टली सिमेट्रिकल नहीं होता। अगर अपनी आईज या आईब्रोज देखेंगे दोनों में ज़रूर फ़र्क होगा। सो अगर हमारी हेयर लाइन थोड़ा सा अलग है दोनों साइड में, दैट एक्चुअली मेक्स इट लुक नेचुरल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप राइट से देखें थोड़ा अलग लुक आए और लेफ्ट से देखें तो थोड़ा अलग लुक आए, दैट इज़ वॉट मेक्स द रिजल्ट वेरी नेचुरल। कई बार जब हेयर लाइन बिल्कुल ही परफेक्टली सिमेट्रिकल होती है, इट लुक्स आर्टिफिशियल। सो एट रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स वी इंश्योर कि जो हेयर लाइन है वो नेचुरल दिखे। द अदर पॉइंट विद हेयर लाइन इज, जब हेयर लाइन बनाते हैं तो वी यूज स्लिट्स टू मेक द हेयर लाइन। तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में हेयर लाइन बनाएंगे, इट इज़ वेरी ईजी टू डू, इट टेक्स लेस टाइम ऑल्सो। लेकिन जिगजैग हेयर लाइन बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, एफर्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल लगती है क्योंकि हमारे जो हेयर हैं दे आर स्प्रेड इन एन इरेगुलर फैशन। देयर हैज़ टू बी नो पैटर्न। तो हमें एफर्ट मारना पड़ता है कि कोई भी पैटर्न ना दिखे, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दैट द रिजल्ट शुड लुक नेचुरल एंड दैट वी बिलीव इज आवर फोर्टे। वी गिव यू सच अ नेचुरल रिजल्ट कि अगर आप किसी को ना बताना चाहें कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है तो यू कैन ईजिली मैनेज। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ हेयर लाइन ऑल्सो इज कि हम आपके डोनर को कंजर्व करें। बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसा होता है कि वो अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स की बात करते हैं या 5,000, 7,000, 10,000 ग्राफ्ट्स की बात करते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो डोनर एरिया होता है वो भी एक परमानेंट और एक टेम्परेरी डोनर एरिया होता है। तो जो परमानेंट डोनर एरिया है हमें उसी से हेयर लेने चाहिए क्योंकि उसका रिजल्ट ज़्यादा लास्ट करता है। कहीं लोग टेम्परेरी डोनर एरिया से भी हेयर लेके लगा देते हैं जिसमें टेम्परेरी रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो हेयर का भी लॉस होना शुरू हो जाता है। So at Regrow by Derma Circles, we guide you for a future preservation of your result and not just your current hair. अब नेक्स्ट बात करते हैं एनेस्थीसिया की। एनेस्थीसिया एक बहुत क्रूशियल स्टेप है हेयर ट्रांसप्लांट का, और जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हम देखने को मिलती हैं ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस एनेस्थीसिया की वजह से होती हैं, क्योंकि अगर एनेस्थीसिया थोड़ा सा भी इंट्रावेस्कुलरली या किसी वेन के अंदर चला गया तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है, और एनेस्थीसिया की डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एट रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स एनेस्थीसिया इज ऑलवेज एंड ओनली परफॉर्म बाय डॉक्टर्स।
अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली, हम हर पेशेंट का वेट चेक करते हैं और वेट के हिसाब से एनेस्थीसिया बनाते हैं, और जितना उस वेट के लिए मैक्सिमम परमिसिबल डोज है हम उसका सिर्फ हाफ एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब जितना एनेस्थीसिया आप टॉलरेट कर सकते हैं हम उसका सिर्फ हाफ ही देते हैं। दैट हेल्प्स टू इम्प्रूव द एफिकेसी एंड द सेफ्टी ऑफ योर एनेस्थीसिया। द सेकेंड पॉइंट इज़ कि एनेस्थीसिया के बाद जब हम स्लिट्स बनाते हैं तो हमें एड्रेनलिन देने की ज़रूरत पड़ती है। एड्रेनलिन हेल्प्स टू रिड्यूस द ब्लड सप्लाई ऑफ द एरिया, तो उससे स्लिटिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो ब्लड सप्लाई को रिड्यूस कर रहा है, जब हम ग्राफ्ट लगाएंगे तो ग्राफ्ट के सर्वाइवल पे इम्पैक्ट कर सकता है। सो टू डू दिस वी यूज़ वेरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एड्रेनलिन। इससे हमारा वर्कलोड बढ़ता है, बट इट हेल्प्स टू गिव मोर न्यूट्रिशन टू द ग्राफ्ट्स एंड कैन इम्प्रूव देयर सर्वाइवल। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाह रहे हैं और आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप इनको कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं, एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक टू यू।